हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020। अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 जारी कर दिया गया है। इस इंडेक्स में पिछली वर्ष 2023 की अपेक्षा भारत 2 पायदान फिसल करके नीचे आ गया है। वर्ष 2023 में भारत 127वें स्थान पर था। वहीं 2024 में भारत की रैंक की बात की जाए तो भारत 129वें स्थान पर आ गया है। तो आज की वीडियो में हम इसके सभी बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 चर्चा में क्यों है, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में भी जानेंगे। इसमें भारत का प्रदर्शन क्या रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे, और इसके लिए सुधार के क्या प्रयास किए गए हैं। तो इन सभी बिंदुओं को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे क्यों है चर्चा में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ये प्रतिवर्ष जारी किया जाने वाला सूचकांक है, और इस बार 2024 में 146 देशों की सूची जारी की गई है। इसमें 2024 में 146 देशों की सूची जारी की गई है। और वर्ष 2024 में भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो भारत 2 पायदान फिसल करके 129वें स्थान पर आ गया है। भारत की रैंकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 129वें स्थान पर आ गया है। और 2023 में भारत की स्थिति 2023 में भारत 127वें स्थान पर था। और यदि शीर्ष मतलब इसमें टॉप कंट्रीज की या शीर्ष देश की बात की जाए तो आइसलैंड देश, ये आइसलैंड टॉप कंट्री में मतलब टॉप पर रहा है। और सबसे निचली रैंक किसको प्रदान की गई, सबसे नीचे स्थान पर कौन रहा, तो इसमें सूडान जो कि 146वें स्थान पर रहा। और ये टॉप 10 कंट्रीज में जो है तो 7 यूरोपीय देश शामिल हैं। जो भी टॉप 10 कंट्रीज हैं उसमें 7 यूरोपीय देश शामिल हैं, और 5 कंट्रीज जो हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले नंबर शीर्ष पर है आइसलैंड, दूसरे पे है फिनलैंड, तीसरे पे है नॉर्वे, चौथे पे है न्यूजीलैंड, और 5वें नंबर पर स्वीडन है। तो ये टॉप 5 कंट्रीज को याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। आगे बात करेंगे हम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में देखेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसको 2006 से जारी किया जाता है। 2006 से शुरुआत हुई थी इसको जारी करने की, और इसमें ये 4 प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति पर देशों का मूल्यांकन करता है। इसमें ये 4 प्रमुख आयामों पर बात की जाती है, मतलब 4 प्रमुख आयामों के ध्यान में रखकर इसमें ये लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति पर देशों का ये मूल्यांकन किया जाता है। और इसमें ये जो 4 प्रमुख आयाम हैं उसमें पहला आयाम है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शिक्षा का अवसर, तीसरा है स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, चौथा जो आयाम है यह है राजनीतिक सशक्तिकरण। यहाँ पर चारों आयाम इसके जो है इम्पोर्टेंट हैं। ये 4 आयामों को ध्यान में रख कर के जारी की जाती है, जिसमें पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शिक्षा का अवसर, तीसरा है स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक जो है तो इसका मापन जो है 0 और 1 के बीच मतलब किया जाता है। जिसको ये 0 की स्थिति प्राप्त होती है तो वहाँ पर ये पूर्ण असमानता मानी जाती है। जिस देश को ये 0 की स्थिति प्राप्त होती है तो उसको वहाँ पर पूर्ण असमानता की स्थिति मानी जाती है, और जिसको 1 की स्थिति प्राप्त होती है उसको ये लैंगिक समानता के अंतर्गत रखा जाता है। आगे बात करेंगे हम यहाँ पर इसके उद्देश्यों की। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के उद्देश्य क्या हैं, तो यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति पर ये महिलाओं और पुरुषों के बीच ये सापेक्ष अंतराल पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए दिशा सूचक के रूप में कार्य करता है। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर ये महिलाओं और पुरुषों के बीच जो अंतराल है उस अंतराल पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक ये दिशा सूचक या कंपास के रूप में कार्य करता है।
और प्रत्येक देश के ये हितधारक, जिसमें विशिष्ट आर्थिक, राजनीतिक तथा ये सांस्कृतिक संदर्भ में ये प्रासंगिक प्राथमिकताएं निर्धारित करने में अलग अलग देश सक्षम हो, इसके अंतर्गत इसका ये विशेष महत्व रखा गया है। जो भी मतलब इसमें प्रत्येक देश के हितधारक जितने मतलब देशों की यहाँ पर ये सूची जारी की जाती है, तो उसमें से ये विशिष्ट आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संदर्भ में जो भी प्रासंगिक ये प्राथमिकताएं निर्धारित करने में अलग अलग देश सक्षम हो सके, इसके अंतर्गत ये इसका विशेष महत्व रखा गया है। आगे बात करेंगे इसमें भारत की स्थिति की। इसमें भारत की स्थिति क्या है, तो ये साउथ इंडियन कंट्रीज में दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पहले नंबर पर आता है बांग्लादेश, दूसरे पे नेपाल, तीसरे पे श्रीलंका और चौथे नंबर पर भूटान के बाद भारत का स्थान ये 5वें नंबर पर आता है। भारत का स्थान जो है तो ये 5वें नंबर पर आता है ये दक्षिण एशियाई देशों में। दक्षिण एशियाई देशों में भारत का स्थान कौन से 5वें स्थान पर आता है, और सबसे लास्ट में पाकिस्तान का स्थान आता है। सबसे अंतिम यहाँ स्थान पर पाकिस्तान आता है, और इस बार इस रैंकिंग में अफगानिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। इस बार 2024 की जो 24 का ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें अफगानिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। 2023 में अफगानिस्तान जो था तो ये सबसे अंतिम स्थान पर था, सबसे अंतिम स्थान मिला था अफगानिस्तान को। ये भारत में माध्यमिक शिक्षा में नामांकन में एक अच्छी ये लैंगिक समानता देखने को मिलती है। यहाँ पर ये भारत में माध्यमिक शिक्षा में नामांकन में एक अच्छी लैंगिक समानता को देखने को मिलती है, और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर जो है तो ये 65वें स्थान पर है। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर जो है तो ये 65वें स्थान पर है। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति जो हैं तो वो भी एक महिला हैं, द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पर मतलब भारत की स्थिति कुछ अच्छी नज़र आती है राजनीतिक मामले में। तो ये महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में भारत का स्थान वैश्विक स्तर पर 65वें स्थान पर है। और ये पिछले 50 वर्षों में महिला पुरुष मतलब राष्ट्राध्यक्षों की बात की जाए तो इसमें ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मतलब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये पिछले 50 वर्षों में ये महिला पुरुष राष्ट्राध्यक्षों में समानता के मामले पर भारत 10वें स्थान पर है। ये जो मतलब ये महिला पुरुष जो राष्ट्राध्यक्षों मतलब कि ये प्रधानमंत्री और ये राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्षों के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें ये समानता के मामले पर भारत जो है तो ये विश्व में कौन से 10वें स्थान पर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बात करेंगे इसमें सुधार के प्रयास क्या किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला सुधार जो है तो ये आर्थिक भागीदारी, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के लिए मतलब क्षेत्र में किया गया है, जिसमें ये कुछ अभियान भी चलाए गए हैं, जिसमें ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं, महिला पुलिस वॉलंटियर की स्थापना की गई है और भारतीय महिला कोषों की स्थापना की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई है, जिसके द्वारा जो है इसमें मतलब इसके अंतर्गत बालिकाओं के खाते खोले जा सकें। और ये महिला उद्यमिता योजना भी चलाई गई है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को मतलब कुछ ऋण देकर उनको जो है आर्थिक स्तर पर कुछ मजबूत बनाया जा सके। और यहाँ पर ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भी स्थापना की गई है, ताकि जो है मतलब लड़कियों को एक बेहतर शिक्षा वहाँ पर प्रदान की जा सके। आगे बात करेंगे हम यहाँ पर इसके जो राजनीतिक मकसद महिलाओं को मतलब जो राजनीति क्षेत्र में महिलाओं के लिए सुधार के प्रयास किए गए हैं, राजनीतिक आरक्षण दिया गया है। तो उसमें पंचायती राज स्तर पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। पंचायती राज स्तर पर राज्य स्तर पर ये महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। और हाल ही में भारतीय संसद ने 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय संसद ने 106वें संविधान संशोधन अधिनियम को पारित किया है, जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और ये दिल्ली विधानसभा में 1/3 आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। और इसको लागू कब से किया जाएगा, तो ये भारतीय संसद ने 106वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया है। तो इसको ये जो 2024 के मतलब इलेक्शन हो गए हैं, इसके बाद से जो जनगणना होगी उसके बाद से इसको लागू कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।